Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I am Kuratulain and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. BS Chemistry 4th semester में subject हम discuss कर रहे हैं History of Science. It is our lecture number 14. Today we discuss about natural science. First we discuss about what is the division of science. Social sciences, formal sciences and नेचुरल साइंसेस. बेसिकली साइंस के 3 डिवीजन्स हैं. सोशल साइंसेस में जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स. और फॉर्मल साइंस में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स. एंड नेचुरल साइंस में जो डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी. आपकी जो कोर्स आउटलाइन में है वो है नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस and it use empirical and scientific method and it is used to explain the rules that governs the natural world. ठीक है. नेचर साइंस जो है वो यानी कि नेचर की स्टडी के ऊपर हम बेस करती हैं. ठीक है, यानी कि आपने नेचर की स्टडी करनी है, उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स कौन कौन से आ जाएंगे और ये क्या करती है, एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक मेथड को इसमें एक्सप्लेन किया जाता है. टू एक्सप्लेन द रूल्स दैट गवर्न्स द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि आपकी नेचुरल वर्ल्ड में जो है कौन कौन से रूल्स हैं उनको किस तरह से फॉलो किया जाएगा. तो नेचुरल साइंस जो है वो उनके साथ डील करती है. नेचुरल साइंसेस में जो सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, सोशल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स. आपकी कोर्स आउटलाइन में ये सब्जेक्ट्स मेंशन है. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वो है केमिस्ट्री. Chemistry is the science that deals with the composition and the properties of substances and various elementary form of matter. मीन साइंस जो है आपकी जो है केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप जो है वो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन डिस्कस करते हैं. कंपोजिशन मीन्स उसकी किस तरह से फॉर्मेशन हुई है. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ मीन उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. तो ये केमिस्ट्री में आप डिस्कस करते हैं. केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी मैटर से बनी हुई जो चीज़ है उसको हम किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनमें कौन कौन से हम केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, उसको किस तरह से इंडस्ट्री में मार्केट में यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें जो है केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं. बेसिकली आप इसमें मैटर की स्टडी करते हैं कि उसको किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है. नाउ वी विल एक्सप्लेन मैटर. मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड टेक्स अप स्पेस, यानी कि कोई भी चीज़ जो जिसका मैस है, कोई ऑब्जेक्ट है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे आप क्या कहते हैं, मैटर. इट इज़ अ स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स एंड केमिस्ट्री स्टडीज़ द नेचर ऑफ मैटर. केमिस्ट्री ये जो है वो करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर, ठीक है, जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो वो मैटर है, तो उसको किस तरह से केमिस्ट्री उसकी ये है कि वो किस तरह से सिंथेसाइज की जाती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं. नाउ देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जैसे आपको पता है, आप सॉलिड जो है उनकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है. ठीक है, सॉलिड जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं और उसको जो है वो ईजीली जो है और उसके डिफरेंट उसमें यानी कि उनकी एक स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक उनका एक स्ट्रक्चर है. एंड लिक्विड है, उनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन क्या है, फिट्स टू द साइज़ ऑफ इट्स कंटेनर, यानी कि आप जो है उसको जिस फॉर्म में जो है वो जिस भी उसको जो है कंटेनर में आप डालेंगे तो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. एंड गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, एक्सपेंड्स टू फिल अवेलेबल स्पेस, यानी कि आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये इसमें इक्वली स्प्रेड हो जाएगी. तो 3 फॉर्म्स हैं मैटर की. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स आप सबको पता है कि आइसोटॉप्स क्या हैं. आइसोटॉप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है आपने 2 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, एक प्रोटॉन्स हैं और सेकंड क्या है, न्यूट्रॉन्स. जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यहाँ पर मेंशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो वेरी करेंगे, वो क्या होंगे, आइसोटॉप्स. देयरफॉर दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक मास, इसलिए इनकी जो है वो मास नंबर डिफरेंट होगा. प्रोटॉन नंबर मीन्स इनके जो है प्रोटॉन नंबर आपका जो होगा वो इनका एटॉमिक नंबर होगा, वो सेम रहेगा. चेंजेस कहाँ पे आएंगी, मास नंबर, क्योंकि जो आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं उनकी वजह से एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम का चेंज होगा। द मास चेंजेस बट द चार्ज डज नॉट। चार्ज जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, प्रोटॉन्स पे, इसलिए चार्ज चेंज नहीं होगा बल्कि मास चेंज होगा। बिकॉज द आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जो जितने उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आकर आपके 3 हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह आपको एग्जांपल में डिस्कस किया गया है। तो इसमें देखें आपका एक प्रोटॉन है, एक ये आपको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स दिखाए गए हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। तो प्रोटियम में क्या है, 1 प्रोटॉन है, आपके न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, और इसमें अगर आप ड्यूट्रियम में देखते हैं तो इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, और ट्रीटियम में क्या है, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, बट तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसी वजह से इनकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। दे हैव द सेम रिएक्टिविटी एंड बॉन्डिंग एबिलिटी। इनकी बॉन्डिंग एबिलिटी भी सेम होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं कार्बन 12 और कार्बन 14 यहाँ मेंशन है, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 6 हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें क्या है, 2 एडअप हो गए हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें वेरी कर रहे हैं। इसी तरह से हीलियम के आइसोटोप्स दिखाए गए हैं। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो वेरी करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनमें आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ये ठीक है, एंड मैसलेस एंड डज नॉट टेक अप स्पेस। यानी कि जो एनर्जी है वो मैसलेस है, एनर्जी का कोई मैस नहीं है और ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एनर्जी जो है वो आपके पास वो चीज़ है, यानी कि किसी भी चीज़ की काम करने की एबिलिटी कितनी है, कि इनकी उसमें कितनी एनर्जी है, कोई भी चीज़ है वो कितना वर्क कर सकती है। तो इसमें 2 टाइप्स की एनर्जीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ को जब आप मूव करवा रहे हैं तो उसकी मूवमेंट में जो एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है, वो आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनएक्टिव और स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अगर आपने चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं तो वो आपके पास क्या है, उसकी जो एनर्जी रिक्वायर है वो आपके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एग्जिबिट बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल वर्क कैपेसिटीज़। किसी भी जो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। मींस अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो उसकी मूवमेंट में जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो आपके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट, यानी कि हाइट के ऊपर अगर आप जा रहे हैं, यहाँ से आप मूव कर रहे हैं बिलो साइड से और अबव साइड पे जा रहे हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर आप मूव कर रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट की एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी इन, यहाँ पर एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, एनर्जी रिक्वायर है, और यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, लूज़ हो रही है, एनर्जी लूज़ होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाला आपको जो है वो साइकिल इजीली जो है आप इसको ट्रैवल करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एनर्जी रिक्वायर है आपको, तो यहाँ पर आपको एनर्जी रिक्वायर है अगर आपने जो है वो बॉटम से अपवर्ड मूव करना है, लेकिन अगर आपने जो है अप से डाउन जाएंगे तो उसमें आपको एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज़ होगी उसमें। नाउ व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन विद और डिसोसिएट, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, यानी कि या तो एटम के साथ कंबाइन करेंगे या वो डिसोसिएट होंगे, तो उसके रिजल्ट में कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब केमिकल रिएक्शन यहाँ पर एक दिखाया गया है, देखिए आप मीथेन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं, सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है और 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। सिंपल एक यहाँ केमिकल रिएक्शन शो किया गया है कि इसमें आपके एरो के इस तरफ क्या होंगे, रिएक्टेंट्स, और इस तरफ क्या होंगे, प्रोडक्ट्स। इन रिएक्टेंट्स डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन करके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप ऑब्टेन करते हैं, इसे आप सिंपल केमिकल रिएक्शन कहते हैं केमिस्ट्री में। अ केमिकल बॉन्ड इज़ द एनर्जी रिलेशनशिप। केमिकल बॉन्ड जो है वो एनर्जी रिलेशनशिप किस तरह से है, मीन्स जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होते हैं, ताकि एटम्स जो है वो अपने आप को स्टेबल करें। स्टेबिलिटी के लिए केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन लेवल।
जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, और वो भी जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप यहाँ देखते हैं, ये आपको दिखाया गया सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें हैं के शेल में, नेक्स्ट 8 है, और नेक्स्ट आपके पास अगर देखते हैं तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें स्टेबिलिटी को गेन करना है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर सकता है, तो लूज़ करके ये आउटर मोस्ट शेल में अब इसके हो जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ये सेकंड शेल में, तो ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी एटम या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा या गेन करेगा टू गेन द स्टेबिलिटी, और इसी तरह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेगा। अब यहाँ सोडियम है, एक इसने अपना जैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा दूसरा एटम एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर सिंपल एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, the only electrons that are important when considering bonding behavior those are valence level। में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यूज़ कर किए जाते हैं। when the valence level has 8 electrons the atom is completely stable and it is chemically inactive inert होगा। ठीक है, मीन्स अगर आप देखते हैं कोई भी चीज़ जो अनस्टेबल होगी वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी, लेकिन वो जब स्टेबिलिटी गेन करेगी, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, और वो इनर्ट होगी, वो मीन्स इनएक्टिव होगी। अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखते हैं, यहाँ सिंपल ये सोडियम क्लोराइड की ही शो की गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हैं सिंपल आउटर मोस्ट यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट में आपके पास कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 10 हो जाएंगे, और आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसके सारे जो शेल्स हैं वो क्या हैं, कम्प्लीटली फिल्ड हैं, तो ये एक स्टेबल कन्फिग्रेशन यहाँ पे शो की गई है। There are different types of chemical bonds. First one is the ionic bond. Ionic bond क्या है, a chemical bond formed when the electrons are completely transferred from one atom to another atom। मीन्स जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफ़र ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र हो रही है उसे आप क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। एटम विद स्पेस इलेक्ट्रॉन, स्पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है एक्स्ट्रा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, जहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है यहाँ पर। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसकी जो है फुलफिल होगी, और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होगी। ये भी आपके पास कम्प्लीटली शेल जो है वो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, और ये क्या है ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। In an ionic bond, both anions and cation result when an ionic bond forms। तो इसमें आप जो है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में कैटायंस एंड एनाइन यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट द न्यूली क्रिएटेड आयंस टेंड टू स्टे टुगेदर। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड में अगर आप देखते हैं सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके क्लोरीन की तरफ जब मूव करेगा तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी फुलफिल हो जाएगी, और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज द कोवलेंट बॉन्ड, सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट नीड टू बी कम्प्लीटली गेन और लॉस फॉर एटम्स टू बिकम स्टेबल। ठीक है, मीन्स इस तरह से नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो गेन किए जा रहे हैं या लॉस किए जा रहे हैं, इस तरह से एटम जो है वो स्टेबल होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स इन विच एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें एटम्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स द बॉन्ड रिजल्टिंग फ्रॉम अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट विद एंड वैलेंट मीन हैविंग पावर। अगर आप सिंपल मीथेन देखते हैं तो इसमें कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 और प्रोटॉन की वैलेंसी क्या है 1। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या है, हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का यूज़ होगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें किसका यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन का। इस तरह से इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। Now there are two types of covalent bond. First one is a non-polar covalent bond. Non-polar means जिसके अंदर polarity नहीं है। Molecules in which the electrons are shared equally are called non-polar covalent bonds. ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर किया जाता है बिटवीन 2 एटम्स, तो वो आपके पास क्या होंगे,
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि इसमें पोलैरिटी नहीं है, चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे। एंड सेकेंड इज़ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड्स होंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जो है इसमें पोलैरिटी होगी। When the electron pairs are not equally shared, the result is the polar molecule। जैसे वाटर का आपके पास मॉलिक्यूल है, अब वाटर के मॉलिक्यूल में अगर आप देखते हैं तो H2O में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन्स पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। Next, there are synthesis reactions, and synthesis reactions when two or more atoms, synthesis reaction mean यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर जब आप रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, सिंथेसिस का मीनिंग ये है कि आपने कोई से भी दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन किया है और रिजल्टेंट में आपके पास एक प्रोडक्ट जो है वो सिंथेसाइज किया गया है। सिंथेसिस रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, एनर्जी मस्ट बी एब्जॉर्ब, एनर्जी जो है इसमें आपको एब्जॉर्ब होगी, मीन्स एनर्जी जो आपको रिक्वायर है सिंथेसिस रिएक्शन के लिए, एंड अंडरलाई ऑल द एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ इन द बॉडी सेल्स। आपकी यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, कंस्ट्रक्टिव मीन चीज़ों को सिंथेसाइज करना, तो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी आप इसे कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शंस, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। तो ये आपकी जो बॉडी के लिए जो है वो ग्रोथ के ऊपर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है वो कैल्शियम, जिस तरह आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पर, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के मिलने से ये एक सिंथेटिक रिएक्शन शो किया गया है कि टू रिएक्टेंट्स मिलके जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक सिंथेसिस रिएक्शन है, और इसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर है, दोनों रिएक्टेंट्स को आपने कंबाइन करना है, और ये आपकी बॉडी के अंदर क्या है, डिफरेंट एनाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, और इसे आप कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म या कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी कहते हैं। Second is the type is decomposition reaction. Synthesis reaction is in inverse, means ये synthetic reactions के inverse हो गए। इसमें क्या होगा, एक big molecule जो है वो break होगा two or more smaller molecules में, ठीक है। बॉन्ड्स आर ऑलवेज ब्रोकन होंगे, इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इट इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव मीन ब्रेक डाउन, और कैटाबोलिक मीन्स, कैटाबोलिक भी आपके पास वही स्पीशीज़ होती हैं जो आप कैटालाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मीन्स जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। मॉलिक्यूल डिग्रेडिंग रिएक्शंस मीन्स आपने क्या करना है, मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करना है, उनको ब्रेक डाउन करना है। फॉर एग्जांपल फूड डाइजेशन एंड ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन। एग्जांपल आप देखते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो फूड जो है वो आपके पास लार्जर पार्टिकल्स में होती है, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू आपकी बॉडी में जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें जो है एक मॉलिक्यूल का कैटाइन दूसरे मॉलिक्यूल के एनाइन से जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन दैट इन्वॉल्व बोथ सिंथेसिस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और ड्यूटेरियम जो है वो देखते हैं, ड्यूटेरेटेड वाटर यहाँ पे यूज़ किया गया, तो इसके रिजल्ट में इसका जो सोडियम Na पॉजिटिव है ये इसके OH के साथ जो है यहाँ पर OD के साथ कंबाइन करेगा। मीन्स अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है उसका कैटाइन जो है वो दूसरे के एनाइन के साथ कंबाइन करेगा, और फर्स्ट वन का OH नेगेटिव एनाइन जो है वो इसके कैटाइन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से आगे यहाँ पर डिकम्पोजिशन भी होगी और सिंथेसिस रिएक्शन भी है। नाउ देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट वन इज द चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स लॉ डिस्कवर किया था, जिसमें इसने टेम्परेचर एंड प्रेशर के दरमियान में रिलेशन डिस्कवर किया था। मीन्स आप किसी भी चीज़ के ऊपर जो है किस तरह डायरेक्ट रिलेशन या इसने इन्वर्स रिलेशन किया था, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप जितना आप जो है उसको टेम्परेचर करते हैं या उसका वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इसने चार्ल्स ने जो है वो डिफरेंट बॉयल्स लॉ की तरह डिफरेंट लॉज जो है वो इसने डिस्कवर किए। And in 1794 Joseph studied the pure chemical compounds and stated the law of definite proportions. Law of definite proportion क्या है, a chemical compound will always has its own characteristic ratio of elemental components, ठीक है। For example water has always 2:1 ratio of hydrogen to oxygen. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उसकी हर किसी एलिमेंट की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इसने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो डिस्कवर किया। एंड एवोगैड्रो वाज एन इटालियन लॉयर
who began to study the science and mathematics in 1800, and expanding on the work of Boyle and Charles, he clarified the difference between atoms and molecules. इसने atoms और molecules में एवोगैड्रो ने जो है वो क्लियर किया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है, एटम जो है आपके पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट एटम्स आपके पास कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड रॉबर्ट बॉयल जो है इसने क्या किया, इसने रिलेशन दिया, एंड ही स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड डिस्कवर द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। इसने वॉल्यूम एंड प्रेशर में इन्वर्स रिलेशनशिप दिया। मीन किसी भी जो है इसने किस तरह से डिज़ाइन किया कि अगर आप जो है किसी भी चीज़ के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर कंटेनर में गैस है आपके पास, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे उसका वॉल्यूम उतना ही रिड्यूस होगा। इसने वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन दिया। नेक्स्ट इज द जॉन डाल्टन वाज अवेयर दैट वाटर वेपर इज़ अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, बट एक्सपेरिमेंट शोड दैट द वाटर वेपर्स वुड नॉट फॉर्म इन सर्टेन अदर गैसेज। ठीक है, he speculated that this had something to do with the number of particles present in those gases। यानी कि इसने ये डिस्कवर किया कि वाटर वेपर्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन इसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो प्रूव किया कि वाटर के जो वेपर्स हैं वो आपकी गैसेस के अंदर गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, दैट समवन टू डू विद द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दोज गैसेज, यानी कि आपकी इसके अंदर जो है वो डिफरेंट और पार्टिकल्स या अभी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द डिमिट्री मेंडलीव इन 1834 to 1907 वाज अ रशियन केमिस्ट, एंड इसने जो है फर्स्ट टाइम जो है क्या किया, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर किया। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं तो इसने पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से ग्रुप्स एंड पीरियड्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया। फिर इसके अलावा इसने डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, उसका जो है वो ट्रेंड्स इसने शो किया। इस तरह से इसने जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक साइज़ के थ्रू जो है वो अरेंज किया। Next, the James Chadwick was awarded the Nobel Prize for his discovery that there are an equal number of electrically neutral particles in the nucleus of an atom। ठीक है, मीन्स ये डिस्कवर किया कि किसी भी एटम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं न्यूट्रल हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो क्या हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। सिंस द न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, देयरफॉर दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय आइदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। क्योंकि जो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आइदर आप उसमें प्रोटॉन्स इसका इफेक्ट या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं और प्रोटॉन्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो इन दोनों का इफेक्ट न्यूट्रॉन्स के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। Next is the Jabir bin Hayyan, and a Muslim astronomer, philosopher and scientist, and became one of the first to use the scientific method to study the materials, and also known as the Latinized name Geber is known as the father of chemistry. He described the method of distillation, crystallization, sublimation and evaporation। जो आपके पास जाबिर बिन हयान है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉमर भी है, और इसने जो है केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत सा काम किया। इसने जो है डिफरेंट लैब के अंदर आप जैसे प्रैक्टिकल्स करते हैं, इसने डिस्टिलेशन के डिफरेंट मेथड जो है वो डिस्कवर किए, यानी किस तरह से चीज़ों को हम प्योर लिक्विड जो है, प्योर आपके पास कोई भी केमिकल स्पीशी है जो लिक्विड फॉर्म में है, उसको डिस्टिलेशन के थ्रू किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स कोई सी भी इम्प्योर चीज़ को किस तरह से प्योर किया जाता है, प्योरीफिकेशन की जाती है, उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, यानी ये टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम एनी स्पीशी और एनी प्रोडक्ट। सब्लिमेशंस जब जिसमें आप सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। कुछ कंपाउंड्स हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ में इस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं प्रैक्टिकल्स, अगर आपने किया भी होगा तो उसमें डायरेक्ट आप सॉलिड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर्स में, थ्रू सब्लिमेशन। एंड इवेपोरेशन मीन्स आपके जो लिक्विड है उसको डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो जाबिर बिन हयान ने डिफरेंट जो है ये आपको एक्सपेरिमेंट्स या डिफरेंट मेथड्स बताए कि किस तरह से आप जो है अपनी जो है प्रोडक्ट को किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, किस तरह से उसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, किस तरह से उसको इवेपोरेट किया जा सकता है। थैंक्स।